इस समय मैं खड़ा हूँ उत्तराखंड में देहरादून के माल देवता एरिया में। और यहाँ से आज हम जाने वाले हैं इस सीधी रोड पर जो हमें लेकर जाएगी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर धनोल्टी धनोल्टी अथवा कानाताल के लिए। तो चलिए एक नई यात्रा आज फिर से शुरू करते हैं देहरादून से कानाताल के लिए। अक्सर जब टूरिस्ट अपनी यात्रा करते हैं धनोल्टी के लिए या कानाताल के लिए तो वो जाते हैं देहरादून से पहले मसूरी और मसूरी से फिर धनोल्टी या कानाताल। लेकिन आज हम डिफरेंट रूट पे ड्राइव कर रहे हैं इसलिए ताकि एक्सप्लोर कर सकें कि ये रूट कैसा है, क्या इससे जाना वर्थ है या नहीं है। तो यदि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये बहुत ही पीसफुल रोड है। मुश्किल से आपको पूरी रोड पर कोई यहाँ पर व्हीकल नज़र आएगा, कुछ पैदल लोग आते जाते मिल जाएंगे, लेकिन रोड भी अच्छी बनी हुई है और आसपास का व्यू तो बहुत ही सुंदर है, पीसफुल है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है। तो बिल्कुल दूसरी तरफ के जो रोड हैं वहाँ के भीड़ भड़क्के से हटकर, ट्रैफिक के शोरगुल से हटकर, यदि आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ रुक रुक कर नेचर को एंजॉय करते हुए शांति से यदि अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस रूट से भी जाएं और आपको इस रूट से जाने में भी बहुत आनंद आएगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि देहरादून के इस रोड से यदि आप जाते हैं तो यहाँ से धनोल्टी लगभग 70 किलोमीटर है, टिहरी 105 किलोमीटर है, कद्दू खाल 62 और चंबा लगभग 83 किलोमीटर है। और यदि कब आपका दिल करे कि आप इसी प्रकृति में भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांति में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ विलास बने हुए हैं। जैसे कि ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, बहुत ही ब्यूटीफुली ढंग से इसको डिजाइन किया गया है। तो आप ऐसी किसी जगह पर यहाँ पर आकर रुक सकते हैं और 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना आपका दिल करे आप यहाँ प्रकृति के बीच में रहकर भी आनंद ले सकते हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे विलेज नज़र आएंगे और कहीं आपको एकदम से जाना भी नहीं है। जैसे कि चलते चलते आपका दिल करे तो आप कहीं पर भी गाड़ी को रोक कर खड़े होकर प्रकृति को निहार सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रुक गया हूँ और यहाँ से मुझे पूरा नीचे देहरादून का दृश्य भी दिख रहा है। और देहरादून से हालांकि मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन कुछ देर यहाँ खड़ा होने के बाद फिर मैं दोबारा से चलना शुरू करूँगा। मुझे देहरादून से चले हुए लगभग 20-25 किलोमीटर हो चुके हैं और इस समय मैं आ चुका हूँ नारायण गांव में। रास्ते में एक छोटा सा स्टॉपेज है और सिर्फ एक ये टी शॉप है यहाँ पर और बैठने के लिए एक सुंदर सी जगह है। तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट किया जाए। मेरे सामने खड़े हैं जयदीप जी। तो जयदीप जी से पूछते हैं कि यहाँ धनोल्टी कितनी दूर है और इस गांव का क्या नाम है, थोड़ा बताएंगे आप इस जगह के बारे में? जी सर। सर इस गांव का नाम नारायण गांव है सर। जी। तो यहाँ से धनोल्टी मैक्सिमम 55 किलोमीटर दूर है सर। 55? यस सर। ओके। तो सर मौसम आपको ऐसा अच्छा ही मिलेगा यहाँ पे, एवरग्रीन ठंडा मौसम। ओके। आके जब आप धनोल्टी जाएंगे तो आपको इको पार्क जगह मिलेगी, घूमने के लिए अच्छी जगह है। ओके। और यहाँ से धनोल्टी कितना है अभी आपने बताया कितना? 55 सर। और कानाताल? ये मैक्सिमम दोनों सेम पड़ेगा सर। दोनों सेम पड़ेगा? यस सर। ओके। और इस जगह का नाम जहाँ अभी हम खड़े हैं इस जगह का नाम? नारायण गांव सर। नारायण गांव। यस सर। और यहाँ से देहरादून कितना है? 23 मैक्सिमम सर। 23। यस सर। तो यदि हम देहरादून से चलते हैं धनोल्टी के लिए तो 23 किलोमीटर बाद आपका ये स्टॉपेज आता है नारायण गांव, ठीक है? तो यहाँ पर आकर आपकी शॉप पे थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं और फिर आगे जा सकते हैं धनोल्टी या कानाताल के लिए। तो अभी बर्फ वगैरह गिरी हुई है आगे या नहीं? बर्फ तो अभी नहीं गिरी है सर। अभी नहीं गिरी है? दिसंबर में गिरी थी बर्फ, उसके बाद से अभी नहीं गिरी। आज लगभग मेरे ख्याल 30 आज क्या डेट हो गई? 30 सर। 30 जनवरी है। तो अभी तक कोई
बर्फ नहीं है। नहीं, आगे कोई चांस है? नहीं सर, अगर बारिश हुई तो चांस बन सकता है। ओके, यस सर। तो ये सारी रिपोर्ट है इस जगह की। यस सर। और अभी मौसम कैसा है यहाँ पर? मौसम सर हल्का गर्म तो है अभी। हल्का गर्म है यस सर, अभी। यस सर। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है भाई साहब से। तो आप भी कभी अगर इस ट्रैक से आते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकें, इनसे चाय वगैरह लें और फिर आगे जाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। चलते चलते हम आ चुके हैं धौलागिरी की पहाड़ियों में और यहाँ पर ठंड भी अब बढ़ चुकी है। नीचे के जोन में जहाँ तक अभी तक हम थे, हालांकि वहाँ भी कोल्ड था, लेकिन अब ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ये धौलागिरी प्रसिद्ध है अपने द पेरू रिज़ॉर्ट के लिए। बहुत से दिल्ली से और अन्य जगहों से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इस रिज़ॉर्ट में रुकने के लिए। बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस है, ऑफ-बीट प्लेस है। तो यदि आप इस और बिल्कुल एकांत में यदि रुकना चाहें तो आप यहाँ पर इस रिज़ॉर्ट में स्टे कर सकते हैं। इसी के सामने ही ऊपर शिवा वैली नाम से शायद कोई कैफ़े वगैरह भी है ऊपर। तो दिस इज़ धौलागिरी माउंटेन्स। अब यहाँ से हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी और कानाताल तक अब हमें हाइट ही मिलने वाली है। और आप खुद देख सकते हैं माउंटेन्स कितने ऊंचे हैं यहाँ पर। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि कानाताल जहाँ पर हम जा रहे हैं उसकी ऊंचाई 2600 मीटर है, यानी कि 8500 फीट की ऊंचाई पर हम जाने वाले हैं। और विंटर में, सर्दियों में यहाँ बर्फ़ भी गिरती है। इवन इतनी बर्फ़ गिरती है कि आसपास के रास्ते बंद हो जाते हैं। 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक यहाँ पर स्नोफॉल होता है। और आप रास्ते देख ही रहे हैं, बिल्कुल शांत रास्ते हैं। मुश्किल से ही आपको कोई रास्ते में नज़र आएगा। हालांकि आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं ड्राइव करते, कोई आ तो रहा नहीं है तो लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन बी कॉन्शियस, अचानक से सामने कोई आ सकता है, तो मोड़ों पे ध्यान से आपको ड्राइव करनी है। रोड थोड़ी नैरो है, सो बी केयरफुल एंड एन्जॉय द नेचर आल्सो। और कानाताल का जो टेम्परेचर है, जहाँ पर हम अभी पहुँचने वाले हैं, समर में यहाँ पर 10 से 20 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। लेकिन विंटर में, सर्दियों में -5 तक टेम्परेचर चला जाता है और हद से हद 10 डिग्री तक ही होता है। और तभी यहाँ पर हैवी स्नोफॉल भी होता है। अभी तक पूरा आनंद आ रहा है सफ़र का। और ये देखिए, रास्ते में आप रुकेंगे तो रुक कर आसपास का व्यू वो आपको तो अभिभूत ही कर देगा। और यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से कानाताल लगभग आपको 300 किलोमीटर पड़ेगा। और यदि आप मसूरी से कानाताल आते हैं तो ये आपको 38 किलोमीटर पड़ेगा। और यदि आप देहरादून से कानाताल आते हैं तो गाड़ी से आपको लगभग 3 घंटे लगेंगे और 78 किलोमीटर की लगभग आपकी ये यात्रा रहेगी, यदि आप देहरादून से कानाताल तक आते हैं तो। और रास्ते में एक छोटा सा गांव है और हमें अब इस पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। और ये भाई साहब ये यहाँ धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं। ये यहाँ का एक छोटा सा गांव है। पूरे रास्ते में आपको मुश्किल से 2-4 ही ऐसे विलेज मिलेंगे, और वो भी बहुत ही लिमिटेड जनसंख्या के साथ। और यहाँ के जो आसपास के जंगल हैं, और उस जंगल में कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे जंगली सुअर, मस्क डियर, नील गायें और बार्किंग डियर्स। मुझे यहाँ के लोकल ने भी बताया है कि यहाँ पर रात के टाइम वो कई बार बाहर भी आ जाते हैं।
चलते चलते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यदि आप कान्हा ताल जहाँ हम जा रहे हैं, यदि ऋषिकेश से भी आना चाहें तो वहाँ से भी आ सकते हैं। ऋषिकेश से आपको नरेंद्र नगर होते हुए आना होगा, तो आपकी लगभग ये 70 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। और यदि आप कार से आते हैं तो 2-3 घंटे में आप नरेंद्र नगर होते हुए कान्हा ताल पहुँच जाएंगे। और यदि आप बस से आते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे और लगभग 370 रुपये की टिकट आपको ऋषिकेश से लेनी है। और कान्हा ताल आपको वो बस लगभग 4 से 5 घंटे में उतार देगी। और ये लीजिए, हम आ चुके हैं उस डाइवर्जन से जहाँ से अब हमें चेंज करना है। इस समय मैं कद्दू खाल पहुँच चुका हूँ और यहाँ से एक साइड धनोल्टी है और दूसरी साइड कान्हा ताल है। तो यदि मैं लेफ़्ट जाऊँगा तो धनोल्टी पहुँच जाऊँगा 8 किलोमीटर बाद, और यदि मैं राइट जाता हूँ तो मैं ताल पहुँच जाऊँगा। तो मैं अपनी यात्रा यहाँ से जारी रखूँगा कान्हा ताल के लिए। और यहाँ से जोन एकदम ही चेंज हो गया है और सर्दी अब यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वैसे भी कान्हा ताल फेमस है अपने ठंड के लिए। यहाँ साल के 12 महीने ही ठंड रहती है। और अब हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं कान्हा ताल के। कान्हा ताल पहुँचते ही सबसे पहले मैं अपने रहने की व्यवस्था करूँगा और फिर क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो सकती हैं और वो उन चीज़ों को भी मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। कान्हा ताल विलेज में एंटर करने पर उसकी आउटस्कर्ट पर ही आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कान्हा ताल कुटीर। नीचे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। तो मैं इसी कुटीर में रुका हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये जगह, क्योंकि ऑन द रोड है और रोड को इतनी चलती नहीं है तो कोई ज़्यादा शोर नहीं है। और बाहर लॉबी में इस प्रकार से वुडन चेयर्स लगी हुई हैं और जो आपके नेबर्स हैं वो भी यहाँ पर बैठते हैं। आप भी अपने रूम के बाहर, आपके रूम के बाहर भी चेयर्स लगी हैं, आप भी यहाँ पर धूप सेक सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और ये है मेरा रूम। और जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे आपको एक सौंदर्य का एहसास होगा और बहुत ही मन को सुकून देने वाली आपको फीलिंग अंदर एंटर करते ही आएगी, क्योंकि आप अपने रूम से ही जब बाहर देखेंगे तो आपको नेचर नज़र आएगी, विंडो से भी आपको नेचर नज़र आएगी। और आपका रूम की जो साज सज्जा है वो कुछ इस प्रकार से की गई है कि आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ये आपका वॉशरूम है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है तो गर्म पानी की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत महसूस होगी। तो वो 24 आवर्स आपको यहाँ पर गर्म पानी उपलब्ध रहेगा। और वॉशरूम के साथ ही यदि आप फ्लोर देखेंगे तो वो भी वुडन है, और यदि आप सीलिंग देखेंगे तो वो भी वुडन है। तो काफ़ी वुड का काम हुआ है रूम में। और यदि आप अपने रूम से बाहर आएंगे बालकनी में तो फिर तो आपकी आत्मा ही प्रसन्न हो जाएगी। इतना मन भावन दृश्य है कि आपका दिल करेगा कि आप एकदम से इस दृश्य के अंदर खो जाएं। आप आराम से चेयर के ऊपर बैठें, चाय कॉफ़ी लें और सामने दृश्य को निहारें, झूला लें। और ये आपके जो रूम्स हैं आपके नेबर्स के हैं, ये कंबाइंड बालकनी है। तो शाम के समय, सुबह के समय आप मित्र लोग आपस में बैठकर एक दूसरे से परिचय कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी बालकनी से ही सोशली कनेक्ट भी हो सकते हैं। मैं इस समय अपने रूम में हूँ, बहुत शांति है,
लेकिन साथ ही बहुत ठंड भी है। इट्स टू कोल्ड हियर। तो रूम के अंदर भी मतलब मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप पानी वगैरह पीते हैं तो वो गर्म हो। तो ट्रैवल में गर्म पानी की ये अच्छी खासियत है कि जिस होटल में मैं रुका हूँ यहाँ ये केटल भी अवेलेबल है। तो पानी गर्म करने के लिए मैंने लगा दिया है। और साथ ही मेरी ये 3 बॉटल्स हैं जिन्हें मैं अक्सर कैरी करता हूँ, गर्म पानी, ठंडा पानी और तीसरी वाली में कभी कोई हॉट ड्रिंक्स या कुछ भी ऐसा डालना हो। और साथ में कुछ बेरीज़ वगैरह मैं अपने साथ रखता हूँ एनर्जी के लिए। तो ये पानी गर्म होकर जब इस बोतल में जाएगा तो वो 40 घंटे तक गर्म रहेगा। तो मैं कहीं भी जाता हूँ इधर-उधर हाइक वगैरह पे तो इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ ताकि गर्म पानी भी मुझे पीने को मिलता रहे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मेरा डिनर आ चुका है और डिनर में इस समय पालक पनीर और कुछ मंडुए की रोटी, रागी की रोटी साथ में इन्होंने दी है। और ये पीतल की प्लेट है और कटोरी भी और स्पून भी वैसी ही है। तो ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा ग्रामीण और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने भोजन की प्रेजेंटेशन दी है। खाने को दिल कर रहा है। इट्स वेरी नाइस। अब हम आपको दिखाते हैं कि यदि आप काना ताल में हैं तो यहाँ पर आप किस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऑफिस है, यहाँ पर आप इनका नंबर नोट करके सारी इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप कोई बुकिंग कराना चाहते हैं किसी भी प्रकार की कोई इवेंट की। और ये एक जो आप देख रहे हैं दिस इज़ स्काई ब्रिज और ये बना है वायर जो रस्सी होती हैं और बैम्बूज होते हैं उनको मिलाकर ये बनाया गया है और काफ़ी लंबा है। मुझे बताया गया है कि इसकी जो लेंथ है वो 300 फीट है और जो हाइट है इसकी वो 80 फीट है। और एक ही टाइम पे 25 लोग इसके ऊपर वॉक कर सकते हैं। और जब ये चलते हैं इसके ऊपर तो ये शेक भी करता है। तो काफ़ी जॉयफुल होता है इस पे वॉक करना। तो आप इस प्रकार की गेम को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और एक ये स्विंग है, काफ़ी पावरफुल है। और जब आप इस झूले पे बैठेंगे तो एक जो जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था उसने बोला कि उसका ऐसे लगा जैसे हार्ट ही बाहर आ जाएगा। और जैसे ही पहले इसको काफ़ी ऊंचाई पर लेके जाते हैं फिर एकदम से इसे लूज छोड़ देते हैं। यू कैन सी इट। ये देखिए अब ये विपरीत आकर्षण के कारण एक्सट्रीमली दूसरी तरफ जाता है और फिर वापस आता है। सो इट्स रियली वेरी एडवेंचरस गेम्स। सो यू कैन एंजॉय हियर इन काना ताल सच गेम्स। इस समय शाम हो चुकी है काना ताल में और मैं काना ताल के मेन टाउन में खड़ा हूँ। और मेरा इस वक्त मूड है इवनिंग वॉक पे जाने का, किसी ट्रेल पे जाने का। लेकिन सबसे पहले मैंने दर्शन किए स्वामी जी के। ये विजय मिलन मठ है जो बिल्कुल मेरी कॉटेज के सामने ही स्थित है। और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी काना ताल आएँ और आप सुकून के 2 पल यदि किसी आध्यात्मिक स्थल पर बिताना चाहते हैं तो आप इस मठ में ज़रूर आएँ। यहाँ पर आकर आप घंटी बजाएं, अंदर से कोई व्यक्ति आएगा, वो आपको लेकर जाएगा, स्वामी जी से मिलाएगा। फिर स्वामी जी आपको सारे मठ का दौरा कराएंगे और पूरा वर्णन करेंगे कि यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं, पूरी अध्यात्म की महत्ता समझाएंगे। आपको बहुत आनंद आएगा। वो सब मैंने 1 घंटे तक पिछले स्वामी जी के साथ बिताया। मुझे बहुत आनंद आया। हाँ, इसमें आपको रिकॉर्डिंग नहीं करने दी जाएगी। तो मैंने स्वामी जी से परमिशन ली थी मठ की रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि वे संसारिक सभी क्रियाकलापों को यहाँ पर नहीं होने देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर आकर भी यदि हम यूट्यूब रिकॉर्डिंग ये सब करेंगे तो फिर अध्यात्म हल्का पड़ जाता है। तो यहाँ पर आकर आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया जाएगा और सिर्फ आप होंगे, मठ होगा,
स्वामी जी होंगे, आध्यात्मिक वाइब्स होंगी, उसमें आप पूरा आनंद ले सकते हैं। खैर, तो मठ में अच्छा टाइम बिताने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ मठ के बिल्कुल नज़दीक ही ये ट्रेल जा रही है, तो मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा-सा वॉक भी करनी चाहिए, तो एक ट्रैकिंग भी हो जाएगी छोटी-सी। तो इस उद्देश्य से मैं इस ट्रैक के ऊपर इस समय वॉक कर रहा हूँ और सनसेट होने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कभी आप कानाताल आते हैं तो यही चीज़ें होती हैं यहाँ करने के लिए। यहाँ कोई कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं है, लेकिन नेचर भरपूर है। तो चलते-चलते ट्रैक करते-करते मुझे नहीं मालूम था आगे मुझे क्या मिलने वाला है। तो ये मुझे साइन बोर्ड लगा नज़र आया जिस पे लिखा था बगीचा होम स्टे। तो सोचा चलो इसी होम स्टे को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि यदि कभी आप आएँ और अगर आप इतना वॉक करके जंगल में अंदर जाकर यदि आप रुकना चाहें, तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। तो हालाँकि मैं तो पीछे रुका हुआ हूँ, लेकिन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने छोटी-सी रिकॉर्डिंग की है। आप रूम देख सकते हैं और यदि आपका दिल करे इस लोकेशन पर आकर रुकने का, तो यहाँ पर आप ये रूम्स वगैरह देख लें, वॉशरूम देख लें। बाहर ये खुला एरिया है और तो यहाँ पर आकर आप रुक भी सकते हैं। इसके फ़ोन नंबर वगैरह आप साइन बोर्ड से नोट करके जो भी यहाँ का रेंट वगैरह होगा आप खुद फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं। हालाँकि मैंने जो ये भाई साहब घूम रहे हैं बाहर, इनसे पूछा तो इन्होंने ग्रोसली 2000 रुपये बताया है। तो मेरे ख़्याल से वो कम ज़्यादा हो सकता है। आप डायरेक्ट फ़ोन करके सभी चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल प्लेस है आई थिंक। 2 रूम बने हुए हैं और काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट में है, बिल्कुल जंगल के अंदर आकर। तो इसके बाद फिर मैं आ चुका हूँ नीचे। ये मेन रोड है कानाताल की, मेरे हाउस के बाहर ही। तो इधर-उधर भी मैंने थोड़ा-सा भ्रमण किया, आसपास की वाइब्स को देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स सो पीसफुल एंड सो रिलैक्सिंग। यहाँ की वाइब्स रियली बहुत ही मन को शांत करने वाली हैं। ये सड़क का नज़ारा है, एक भी आपको यहाँ पर व्हीकल नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही आनंद देने वाली इस वक़्त स्थिति है। वो सामने मठ है, जहाँ मैं अभी गया था। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ की वाइब्स हैं, यहाँ की नेचर है। अगर आपका दिल करे ऐसी जगहों को यदि आप पसंद करते हैं, तो आप भी एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ की नेचर को एन्जॉय करें और यहाँ के वातावरण में रहकर प्रकृति के सानिध्य में रहकर उसका आनंद लें। ये देखिए कितना मिट्टी की झोपड़ी बनी हुई है, ऊपर कच्ची छत है और उसके सामने ब्यूटीफुल व्यू है, वेरी ब्यूटीफुल। ये है कानाताल का क्लब महिंद्रा रिज़ॉर्ट और उसके सामने यह है नेचुरल ट्रेल। यहाँ पर आप जीप सफारी कर सकते हैं और यदि आप चाहें, अगर यदि आपके पास अपना टू व्हीलर है, तो आप इसके अंदर भी ले जा सकते हैं। और कोडिया नेचर पार्क में अंदर एंटर करने के बाद आपको काफ़ी लंबा यहाँ पर ट्रेल मिलेगा जिस पर आप वॉक कर सकते हैं और दूर तक यहाँ पर आपको देवदार के पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे और भरपूर शांति से संपन्न ये स्थान है। तो आपका दिल करे सुबह या शाम आप यहाँ पर आएँ, लंबी वॉक करें। और यदि आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कई प्रकार के बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको यहाँ पर कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आराम से शांति से बैठ सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो यहाँ पर साइकिलिंग भी कर सकते हैं।
इसके अलावा इस जोन के अंदर ही कई प्रकार के कैंपिंग साइट्स भी हैं, रेस्टिंग प्लेस भी हैं। यहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर तक अंदर तक आप अपना स्कूटर वगैरह भी ला सकते हैं। फिर उसके बाद आपको वॉक करना होता है। ये कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यहाँ पर जहाँ पर आप रुक सकते हैं। क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, तो जैसा कि आपने देखा चारों तरफ जितनी भी मैंने आपको जगह दिखाई है, टूरिस्ट नहीं है अभी इतना। जनवरी का हालांकि ये मंथ है। हाँ, यदि स्नोफॉल हो जाता है, बारिश वगैरह होती है, तो यहाँ पर एकदम से टूरिस्ट आ जाएंगे। तो दोनों तरह के आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, ऑफ सीज़न में भी और जब सीज़न होता है तब भी। एनीवे, तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।